नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल और मैं आपके साथ शोभना यादव। आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में भारत की बात। कश्मीर फाइल्स अब एक फिल्म न रहकर सियासी विवाद की वजह बनती जा रही है। इस फिल्म के बहाने राजनीतिक हमले खूब तेज हो गए हैं। इस विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस विवाद को एक नया रंग दे दिया और इस विवाद में अब मोदी सरकार को भी घसीटा जा रहा है। 70 कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जिसको नाराज होना है वो यहाँ निवेदन है कि यहाँ रहे नहीं और कहीं चले जाए। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। कश्मीर फाइल ने कई परिवारों की और कई पार्टियों की दबी हुई फाइल खोल दी। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई ये तस्वीरें दर्शकों को चौंका सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई नेता फिल्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों के बीच बुधवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंच गए। फिल्म देखने के बाद भूपेश बघेल ने आज एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में न सिर्फ बीजेपी को घेरा बल्कि यहां तक कह दिया कि फिल्म में पूरा सच नहीं दिखाया गया है। इस पिक्चर में जो आतंकवादी घटना बताई गई है उसमें भी आधा सच है, क्योंकि उसमें पत्रकारों की भी हत्या हुई, राजनीतिक दलों की हत्या हुई है, उसमें हिंदुओं की हत्या हुई है, कश्मीरी पंडितों की भी हत्या हुई और उससे अधिक कहीं अधिक मुसलमानों की हत्या हुई, क्योंकि मुसलमान बहुसंख्यक हैं। तो ये पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। शायद उनका इंटरेस्ट कुछ और रहा होगा। भूपेश बघेल के इस बयान से पहले एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में आए थे और यहाँ उन्होंने भी बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितनों का वहां से माइग्रेशन हुआ। मैंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा कि 7 साल से मोदी सरकार है, वो क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना देती जो इन तमाम चीजों का नोट ले और अपने रिकमेंडेशन दे, और मोदी सरकार ये भी बता दे कि उन्होंने कितने कश्मीरी पंडित को जहां कहीं भी वो उनको हैं अभी देश में, उनको वापस लेकर कितनों को लेकर गए। तीसरी बात यह है कि जब आप एक समुदाय की आप बात कर रहे हैं सवाल में, तो मेरा मानना यह है कि डोडा, बदरवार, पूंछ में भी 1500 नॉन पंडित कश्मीरी हिंदू मारे गए थे। तो उनके लिए कौन रोएगा, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा। और चौथी बात यह है कि मोदी सरकार ये बता दे कि कितने कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन हुआ। कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 6 लाख। भाई आप बता दीजिए ना। और ये उसमें एक और बात, क्या ये बात सच नहीं है कि जो हमारे कश्मीर में जो हमारा भारत का अटूट हिस्सा है, जो बॉर्डर लगता है ऑक्यूपाइड कश्मीर का, कितने गांव उस वक्त खाली हुए। अब ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जहां तक कश्मीर विस्थापन का सवाल है, हमने उसको करीब से देखा है। जब वो लोग यहाँ पर आए थे, उनकी सहायता कौन करता रहा, कॉलेजेस के लिए उनके एडमिशन्स की चिंता कौन करता रहा, कोटा किसने तय किया, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य जो थे वहीं पर इस चीज़ की चिंता की गई। आज भी कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडितों के पुनः विस्थापन की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में स्पीकर था, तो जब भी इस प्रकार की कोई शुरुआत की जाती थी तो सरकार में बैठे लोग, अपोजिशन के लोग मिलकर के इस चीज़ को रोकने का प्रयास करते थे। आज ओवैसी को जाकर के देखना चाहिए कि कश्मीर में जो कॉलोनीज बन रही हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, वो कश्मीरी पंडित समाज के लिए है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको किया है। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां परसों उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। अगले महीने 24 अप्रैल को पीएम मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 6 मई तक जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। परिसीमन पूरा होते ही
जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कश्मीर फाइल्स की चर्चा के बीच शिवसेना ने पीओके का भी जिक्र कर दिया। कश्मीर फाइल्स की जो राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। कश्मीर के बारे में हमारी संवेदना, हमारी भावना क्या है शिवसेना की, पूरे देश जानता है और कश्मीरी पंडित भी जानते हैं। तो ये कश्मीर फाइल की बात हमें फटफड़ा कर मत दिखाइए। कश्मीरी पंडित भी हमको जानते हैं और हम भी एक फाइल को पूरी तरह से जानते हैं। ये फिल्म कैसी बनी, क्यों बनी और उस फिल्म का एजेंडा क्या है। कुल मिलाकर देखें तो 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही देश की सियासत में कश्मीर का मुद्दा फिर से गर्म है और इस मुद्दे के साथ ही पाकिस्तान का जिन भी निकल आया है। कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सीआरपीएफ की तरफ से भी बयान सामने आया है। सीआरपीएफ के डीजी के मुताबिक घाटी में माहौल सही है, कोई भी वहां आ जा सकता है। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भी कोशिशें लगातार जारी है। कैंप सीआरपी प्रोटेक्शन, ये मेरा मुद्दा है, इस पर मैं बोल सकता हूं। कश्मीरी पंडित कब जाएंगे या कब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनेगा, उसकी प्रक्रिया में तो हम सारे ही लगे हुए हैं। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मेरे हिसाब से तो आज भी है, आप सभी से लेकर के सभी के लिए है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कब कौन किसको आप वहां पे लाना चाहेंगे। जिस दिन जिसको लाने के लिए हमको गवर्नमेंट बोलेगी और जो काम करने को हमको बोलेगी वो हम काम करके देंगे। तो ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने एक दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और दूसरे ही दिन यानी आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। ये ऐलान एंटी करप्शन हेल्पलाइन का है, जिसके जरिए पंजाब की जनता सीधे मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की अपनी शिकायतें पहुंचा पाएगी। 24 घंटे पहले पंजाब के सीएम की शपथ लेने वाले भगवंत मान ने पहला बार भ्रष्टाचार पर किया है। मान अगले हफ्ते एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰबर ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। दिल्ली में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। 49 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। तो आज का ये ऐलान भगवंत मान जी का बहुत बड़ा ऐलान है। जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब से भी अब भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अब बारी मान की है, जिनके ऐलान में आज एक और खास बात रही। मान भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 मार्च को मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। 23 मार्च को ही भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। शहीद भगत सिंह भगवंत मान के आदर्श हैं। शपथ ग्रहण में भी मान ने भगत सिंह की बसंती पगड़ी पहनी थी और अपने भाषण में भी उनका कई बार जिक्र किया था। शहीद आजम भगत सिंह दा एक शेर, वो कहंदे इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। देश दी मिट्टी नू प्यार करो। आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति में लगातार नयापन लाने और विस्तार के लिए शहीद भगत सिंह जैसे वीरों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इनकलाब। तो ये तो बात पंजाब के भगवंत मान की और उनकी घोषणा की हुई। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। 5 चुनावी राज्यों में मिली हार के नतीजों ने कांग्रेस के भीतर खलबली मचाकर रख दी है। कांग्रेस के भीतर असंतोष ने फिर से सिर उठा लिया है। पार्टी के ही भीतर गांधी परिवार की घेराबंदी शुरू हो गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनावी मंथन कर रही है, हार के बाद उठ रहे सवालों के जवाब तलाश रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की G23 के नेता यानी कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने इशारों में प्रियंका गांधी को भी निशाने पर ले लिया। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक G23 के नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष ने 5 राज्य के अध्यक्षों का इस्तीफा मांगा तो फिर प्रभारी महासचिव का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। जाहिर है इन असंतुष्ट नेताओं का इशारा प्रियंका गांधी की तरफ था। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और प्रभारी महासचिव हैं। कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेताओं ने कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर दावत के बहाने पार्टी के हालात पर मंथन किया।
जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और भूपेंद्र हुड्डा समेत कुल 18 नेता शामिल हुए। न सिर्फ प्रियंका पर असंतुष्ट नेताओं ने सवाल खड़े किए, बल्कि बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान को साझा बयान में नसीहत भी दे दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक G23 के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस परिवार चाटुकारों से घिरा है और इसलिए वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, असंतुष्ट नेताओं के इस धड़े ने तो यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार को अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर सामूहिक नेतृत्व की तरफ बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब इस्तीफा प्रदेश अध्यक्षों से लिया गया तो महासचिव से क्यों नहीं, क्योंकि आलाकमान का ही तो फैसला था कैप्टन अमरिंदर को हटाने का, सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का। बात होली की ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता भारत की बात में। आज हंगामा भी ऐसा कि चप्पलें चल गई। पटना के संपत चक इलाके में एक वाटर पार्क की तस्वीरें आपके सामने। पहले इन तस्वीरों को देखिए, इस संगीत को सुनिए और फिर मैं खबर आगे बताती हूँ आपको। ये जो उछलती हुई चप्पलें आप देख रहे हैं, जी हाँ, यहाँ होली मिलन कार्यक्रम के दौरान लोग फव्वारे और रंग से भरे पानी में मजा ले रहे थे, लेकिन तभी दो गुटों के बीच ये चप्पलबाजी शुरू हो गई। शुरुआत चप्पलों से हुई और देखते ही देखते हालात इतने भयानक होने लगे। आपस में चप्पलों की मार और बौछार के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें। जश्न यहाँ पर होली का मनाया जा रहा था, वाटर पार्क में फुव्वारे का मजा लिया जा रहा था, रंगीन पानी, लेकिन चप्पल फेंकाफाकी शुरू हो गई। आज होलिका दहन है और देश के कई इलाकों में कल और कई जगहों पर परसों होली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिनों तक होली मनने वाली है और यूपी की होली में सबसे खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होली। योगी आदित्यनाथ होली मनाने गोरखपुर पहुंचे हैं और आज उन्होंने गोरखपुर से भी एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश अन्याय और अत्याचार के अंत का है। सरकार के गठन में अभी समय है, लेकिन सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने 3 दिन में अन्याय और अत्याचार के अंत के लिए कैसे किया 3 प्रहार। आज भारत की बात का स्पेशल सेगमेंट उसी पर, देखिए हमारा खास सेगमेंट। वैसे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम की शपथ होली के 3 दिन बाद 21 मार्च को लेने वाले हैं, लेकिन होली के 3 दिन पहले से ही यूपी में जनता को सरकार का रिटर्न गिफ्ट मिलने लगा है। होली के रंगों के बीच यूपी में योगी सरकार ने 3 दिन में 3 प्रहार करके वोटरों को रिटर्न गिफ्ट देना शुरू किया है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप यूपी में योगी के ट्रिपल अटैक यानी माफिया और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ 3 प्रहारों को समझ लीजिए। पहली तस्वीर 15 मार्च की है, जब राज्य के अलग अलग इलाकों में माफिया के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। दूसरी तस्वीर 16 मार्च की है, जब यूपी के अलग अलग थानों में पुलिस के सामने बदमाश जिंदगी की भीख मांगते नजर आए। और तीसरी तस्वीर 17 मार्च की, जब मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। सबसे ताजा प्रहार है उन मिलावटखोरों के खिलाफ जो त्योहार के मौके पर लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश करते हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। आजमगढ़ हो या गोंडा, पीलीभीत हो या फिर मुरादाबाद, प्रशासन ने उन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है जो सिंथेटिक मावा से मिठाई तैयार करके बाजार में बेच रहे थे। मुरादाबाद में 50 जगहों पर छापेमारी की गई। आजमगढ़ में 33 जगहों पर छापे मारे गए। पीलीभीत में 2 दर्जन दुकानों पर छापेमारी हुई। गोंडा में 1.5 क्विंटल नकली मावा जब्त हुआ है। खाद्य विभाग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर नकली खोआ से मिठाइयां तैयार की गई थी, जिन्हें नष्ट किया गया है। हाथ में तख्ती और तख्ती पर जिंदगी की भीख के लिए गुहार। ये यूपी के गोंडा के छपिया थाने की तस्वीर है,
जहां अपहरण के मामले में वांटेड अपराधी गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर पहुंचा है। तख्ती पर लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। यूपी के अपराधियों के मन में ये खौफ शपथ ग्रहण से पहले ही आ चुका है। और याद कीजिए सीएम योगी का वो बयान जो यूपी की चुनावी रैलियों में वो देते रहे। सबसे पहली बार योगी ने 30 जनवरी को हापुड़ के पिलखुआ की रैली में गर्मी वाला बयान दिया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। इसके बाद पूरे चुनाव में शायद ही कोई ऐसी रैली बाकी रह गई हो जिसमें उन्होंने गर्मी वाला बयान नहीं दिया। इस गर्मी वाले बयान को लेकर तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तंज भी कसा करते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, अक्सर हम सुन रहे उनकी बातें, वो कह रहे गर्मी निकाल देंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों के लिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे। लेकिन अखिलेश की ये बातें अब पुरानी पड़ चुकी हैं और जो नई बात सामने आई है वो ये कि गुंडों की गर्मी शपथ से पहले निकलने लगी है। गाजियाबाद हो या फिर सहारनपुर, गुंडे गुंडागर्दी नहीं करने की कस्में खा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि अब बिना जिंदगी की भीख मांगे काम नहीं चलने वाला। क्या पता कब पुलिस की गोली का निशाना बन जाए, जैसे गाजियाबाद में चेन छीनकर भागने वाला ये कल्लू पुलिस का निशाना बना है। गुंडों की गर्मी कैसे निकाली जा रही है उसकी एक और तस्वीर औरैया जिले से आई। इस वीडियो में एक बाइक है और बाइक पर नंबर प्लेट की जगह लिखा है बोल देना पाल साहिब आए थे। बाइक पर 3 लोग बैठे थे जो अब सलाखों के पीछे हैं। औरैया के पुलिस कप्तान ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की और साफ कह दिया कि कानून हाथ में लेना या फिर किसी को धमकाने वालों को पुलिस बख्शेगी नहीं। गुंडों की गर्मी निकाले जाने की अगली तस्वीर लखनऊ से आई है। पहले पुलिस के माइक पर अनाउंसमेंट सुनिए, फिर पूरी कहानी बताते हैं। ये लखनऊ का आलमबाग इलाका है और पुलिस जिस जुगनू के घर पहुंची है वो मुख्तार अंसारी का गुर्गा है। वही मुख्तार अंसारी जिसके नाम पर यूपी का पूर्वांचल इलाका एक जमाने में थर थर कांपता था। पुलिस ने मुख्तार के गुर्गे जुगनू के घर की कुर्की की। अब आप ये बताओ भैया, 47 साल का लौंडा किसी बात सुनते हैं? जुगनू रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का आरोपी है और इस पर 25,000 का इनाम है। यूपी के चुनाव प्रचार में इस बुलडोजर की चर्चा इतनी हुई कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम ही बाबा बुलडोजर रख दिया गया।
अब शपथ ग्रहण से पहले ही माफिया पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। और ये सबसे ताजा तस्वीर गोरखपुर से आई है, जहां शराब माफिया के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तस्वीर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की है, जहां ब्रिज घाट के महामृत्युंजय धाम और शनि मंदिर के आसपास की जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है और उसी जमीन को कब्जे से आजाद कराने के लिए बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। यूपी में जब चुनाव चल रहे थे तब योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा में ये कहते थे कि बुलडोजर मेंटेनेंस के लिए गया है, 10 मार्च के बाद बाहर आएगा। और 10 मार्च बीतने के साथ ही वाकई में बुलडोजर न सिर्फ बाहर आया बल्कि बाहर आकर पुराने रंग में दिख रहा है। कानपुर से लेकर मेरठ तक और हापुड़ से लेकर गोरखपुर तक बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में है। चाहे शराब माफिया हो या फिर जमीन का माफिया, 15 मार्च को प्रशासन का बुलडोजर मेरठ में उस बदन सिंह बद्दो के घर पर चला, जिस पर 2.5 लाख का इनाम है। बदन सिंह बद्दो और उसके गुर्गों ने सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। इसी तरह कानपुर में भी अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला है। प्रशासन के इस एक्शन के बीच सीएम योगी होली मनाने गोरखपुर पहुंचे हैं। समर्थकों के साथ योगी ने फूलों की होली खेली। होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान योगी ने अपने पुराने कार्यकाल के कामकाज का जिक्र तो किया ही, लगे हाथों ये भी कह दिया कि अन्याय और अत्याचार का अंत होगा। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। गोरखपुर की जनता ने तो अराजकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और आज गोरखपुर की एक अच्छी छवि, हर व्यक्ति गोरखपुर के वो आपसे सोचता है कि गोरखपुर अब विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर में योगी होलिका दहन के मौके पर सबसे प्राचीन होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मौका इस बार इसलिए भी खास था क्योंकि योगी पहली बार विधायक बनकर अपने शहर गोरखपुर पहुंचे थे। योगी ने इस मौके पर यूपी को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य पेश किया। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है। अब होली बाद योगी गोरखपुर से लखनऊ लौटेंगे। गुरुवार को दिल्ली में सरकार गठन की रणनीति बनाने के बाद योगी गोरखपुर पहुंचे और सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल का खाका लगभग तय हो गया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल बनेगा। केंद्र की तर्ज पर अनुभव को तरजीह देने की प्लानिंग है। जिनकी जो विशेषता होगी उन्हें वो मंत्रालय देने की रणनीति है। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। युवा चेहरों को आगे किया जा सकता है। दिल्ली में सहयोगी दलों के नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अपना दल के प्रमुख अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सरकार में दोनों दलों को शामिल किया जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।